बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स और दोस्तों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम मैकेनिक्स जो क्यू कैटेगरी की है उसका चैप्टर नंबर 5 और उसके मुताबिक जो है ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 बनता है। लेकिन जो मैंने जो नोट्स बनाए हैं मेरी बुक के मुताबिक मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 16 का नाम दिया है। तो आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैकेनिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है इसकी स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस की बहुत लेंथी हैं। तो आइए हम इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें स्टेटमेंट के अंदर क्या कुछ गिवन है और हमने निकालना क्या है। तो स्टेटमेंट को ज़रा गौर से सुनिएगा। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2a एंड वेट w is rest with its middle point upon a rough horizontal cylinder। एक रफ हॉरिजेंटल सिलेंडर है। आप देखें सिलेंडर जो है ना वो तकरीबन इस तरह की शक्ल होती है उसकी, ठीक है। तो इसको जब मैं ऐसे करके रखूंगा ना तो आपको फ्रंट से जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल सा नज़र आएगा। तो इसलिए मैंने जो है ना ये फ्रंट से आपको सिर्फ सर्कल नज़र आ रहा है। एक्चुअली ये क्या है, ये एक सिलेंडर है जिसका बाहर वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है। यहां तक जो स्टेटमेंट है इसका मतलब क्या है। एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लंबाई 2a है। हमने फर्ज कर लिया कि ये ए बी मेरे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, ये ए और ये बी, ये एक यूनिफॉर्म रॉड है और ये जी जो है ये इसका मिड पॉइंट है रॉड का। इस रॉड की लंबाई है 2a। A uniform rod of length 2a and weight w is rest, ये रेस्ट की हालत में पड़ी है with its middle point on a horizontal cylinder। इसका जो मिडल पॉइंट है वो हॉरिजेंटल सिलेंडर के ऊपर है, ये पॉइंट जी नहीं है। ये जो इस रॉड का जो मिडल पॉइंट है, मिड पॉइंट, ये हॉरिजेंटल सिलेंडर के ऊपर पड़ा हुआ है। whose axis is perpendicular to the rod, ये इसका सेंटर आ गया, ये एक्सिस आ गया सिलेंडर का। ये क्या है, रॉड के साथ परपेंडिकुलर है। whose axis is perpendicular to the rod show that, a point is to be noted gentlemen, show that the greatest weight that can attached to one end of the rod without slipping it off is this much। ये देखिए अब कहता है कि ये आपके पास एक रॉड है, ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर रॉड इस तरह पड़ी हुई है। इसके एक सिरे पर हम वेट लटकाते हैं। जब वेट लटकाएंगे तो ये इस पोजीशन में आ जाएगा, राइट। अब अगर वेट ज़्यादा होगा तो ये धड़ाम से गिर भी जाएगी। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा इतना वेट लटकाना है कि ये इस हालत में आ जाए, जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग ऑफ हो, ठीक है। गिरना नहीं चाहिए इसको, बस जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग ऑफ हो। तो वो कितना वेट आप इसके ऊपर लगाएंगे कि ये जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग ऑफ हो। और वो जो वेट है आपने साबित करना है, जो ग्रेटेस्ट वेट जो आप अटैच कर सकते हैं वन एंड के ऊपर, वो वेट किसके बराबर होगा, इसके बराबर। लो जी, मैंने क्या किया, ये एंड ए के ऊपर वेट डब्ल्यू मैंने लटकाया। जब वेट डब्ल्यू यहां पर लटकाऊंगा तो ये रॉड ऐसे टिल्ट कर जाएगी। यहां पे देखें जी, अब नई पोजीशन जो है वो रॉड की कुछ इस तरह की होगी। ओके जी, ये आ गई न्यू पोजीशन ऑफ द रॉड। अब पॉइंट ए यहां पे आ गया, ये पॉइंट ए है। पॉइंट बी जो है ये पहले यहां था, अब यहां पे चला आया, ठीक। यहां पे हमने एक वेट अटैच किया है, ग्रेटेस्ट वेट, जिसका नाम रखा मैंने W1। और W1 मैंने कैलकुलेट करना है और साबित करना है कि वो इसके बराबर होगा। यहां पे B और लैम्डा ये दो चीजें आपके पास नहीं हैं। और A क्या है, A तो इसका A इज दी 2a, ये तो इसकी लेंथ आ गई ना, रॉड की जो लेंथ है उसमें 2a आ गया। B क्या है, B जो ये जो सिलेंडर है इसका रेडियस जो है दैट इज इक्वल टू ये B के बराबर है। और लैम्डा क्या है, लैम्डा जो है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है।
और आपको पता है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन किस किस के दरमियान बनता है, फोर्स आर बार और आर का दरमियानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। लो जी, जब मैंने ये वेट यहां पे लटकाया, ठीक है, तो ये रॉड जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग आ गई। इसका जो है मिड पॉइंट फर्ज कर लिया कि मैं उस वक्त यहां पे है। रॉड को थोड़ा सा और बड़ा कर दें, ये आ गया जिसका मिड पॉइंट जी, राइट। ये मिड पॉइंट जी है, तो रॉड का जो वेट है वो क्या होगा, यहां से वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ अमल करेगा। ये वेट W1, W is the weight of the rod acting at the mid point of the G। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम रख लेता हूं मैं कि ये पॉइंट D है, राइट। उसके बाद ये जो है यहां पे D पॉइंट के ऊपर जब ये रॉड स्लिप होकर नीचे की तरफ आएगी तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, इधर। ये म्यू आर अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, म्यू आर। और इसका जो रिएक्शन होगा आर, वो इसके परपेंडिकुलर होगा। ये आ गया आर, कैपिटल आर, आर और म्यू आर। आर और म्यू आर क्या होते हैं, आर बार जो होता है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आर और एक होता है म्यू आर। याद होगा जब मैंने पहला लेक्चर दिया था उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें डिफाइन की थी। जब फ्रिक्शन को मैंने डिफाइन किया था कि अगर ये आर बार फोर्स इधर अमल करती है तो इसका रिएक्शन माइनस आर बार इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसके फिर हमने दो पार्ट लिए थे, एक अलॉन्ग द कॉमन टेंजेंट और एक अलॉन्ग द नॉर्मल। इसका नाम नॉर्मल रिएक्शन का आर और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू आर आई थी, राइट। तो आर बार जो होता है ये रिजल्टेंट होता है आर और म्यू आर का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये म्यू आर और ये आर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा आर बार, ये वर्टिकली अपवर्ड अमल करेगा। ये देखें, ये वर्टिकली अपवर्ड अमल करेगा आर बार। ये मैंने आर बार लिख दिया, ठीक है। और एक बात आपको याद होगी कि आर और आर बार का दरमियानी एंगल किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, लैम्डा के बराबर। तो ये वाला एंगल किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा के बराबर आ जाएगा। इसको अगर मैं सीधा यहां पे ले आऊं, ठीक है, इस पॉइंट का नाम ओ रख दूं, ओ। अब ये वाला एंगल लैम्डा है, तो फिर ये वाला एंगल जो है, क्योंकि अगर दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं तो अल्टरनेट एंगल जो है इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल लैम्डा है तो ये भी किसके बराबर होगा, लैम्डा के बराबर होगा, राइट, राइट। और अब ये आर बार ऊपर की तरफ अमल कर रहा है और वेट दो नीचे की तरफ अमल कर रहे हैं। क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो लिहाजा आर बार जो है वो इन दोनों फोर्सेस को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, ठीक है। और यही कुछ मैंने यहां पे लिखा हुआ है, लेट द रॉड ए बी इज इन इक्विलिब्रियम with middle point G on the cylinder and in its initial position, ये पहले G यहां पे था, अब यहां पे आ गया, on G on the cylinder in the initial position। now let we attach a greatest weight W1 to the end A, end A पर weight W1, तो नई शक्ल ये वाली बन गई, ठीक है। when the rod is just at the point of sliding off, therefore there will be limiting friction at the point D। ये जो पॉइंट डी है यहां पे क्या होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी। वेयर म्यू आर इज अलोंग द टेंजेंट, ये म्यू आर टेंजेंट के लॉन्ग, ये सर्कल के ऊपर टेंजेंट बन रहा है। नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर की तरफ होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट आर बार है, रिजल्टेंट आर बार है, ठीक है। आर बार इज द रिजल्टेंट रिएक्शन ऑफ म्यू आर एंड आर मस्ट बी वर्टिकली अपवर्ड, ये अपवर्ड होगा। और इसको कौन सी फोर्सेस बैलेंस करेंगी, ये जो वेट नीचे की तरफ अमल कर रहा है, राइट। अब हम ऐसा करते हैं कि फोर्सेस जो हैं ये आर बार जो है ये चूंकि बैलेंस कर देगी इनको, तो हम इन दोनों फोर्सेस का मोमेंट ले लेते हैं W और W1 का। कहां पे लेंगे, अबाउट द पॉइंट D। नाउ टेकिंग मोमेंट, नाउ टेकिंग मोमेंट
अबाउट द पॉइंट डी। अब मोमेंट किसके बराबर होता है? मोमेंट बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव। अब ये देखें, ये फोर्स है W1, ये फोर्स और ये पॉइंट डी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या बनेगा? ये वाला। इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूं E। तो अब ये देखिए, जब ये डी के गिर्द ये ऐसे वेट अमल कर रहा है तो ये डी के गिर्द मोमेंट ले रहे हैं, तो ये जब डी की तरफ जाएगा तो ये बनता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बनेगा तो मोमेंट होगा नेगेटिव। तो ये आ गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस AE। दूसरी फोर्स ये है, ये वाली फोर्स, फोर्स W। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनता है? यहां से लेकर यहां तक ये वाला डिस्टेंस, इसका नाम रख देते हैं DN। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया DN। यानी अब ये देखें, ये W है तो इसने D की तरफ जाना है, तो D की तरफ जाएगा तो डायरेक्शन ये वाली बनेगी, ऐसे करके D की तरफ जाएगा। तो ये क्लॉकवाइज होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा इनटू DN। अब चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो लिहाजा मोमेंट का सम किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अब हमने W कैलकुलेट करना है, W1, तो W1 को हम एक तरफ रख लेते हैं। W1 इंटू AE इज इक्वल टू W इंटू DN। और W1 किसके बराबर आ गया? W1 इज इक्वल टू W इंटू DN ओवर AE। अब हम इसका नाम रख लेते हैं नंबर 1। अब हमारा सारा फोकस इस चीज पे होगा कि हमने DN कैलकुलेट करना है और DG कैलकुलेट करना है। आइए अब फिगर में से देखते हैं कि DN कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अब ये देखिए, DN ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हमें इस एंगल का पता चल जाए तो हमारा मसला हल हो सकता है, राइट। अब ये देखें, R और R बार का दरमियानी एंगल ये किसके बराबर है? ये लैम्डा के बराबर। R और R बार का दरमियानी एंगल किधर गया? ये लैम्डा, ये R बार, सॉरी रेड कलर में था, नजर ही नहीं आ रहा था। R बार और R का दरमियानी एंगल लैम्डा, ये वाला एंगल आ गया लैम्डा। अब ये वाला एंगल जो है ये मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। ये वाला एंगल किसके बराबर आएगा? ये एक थ्योरम पढ़ा हुआ है आपने, ये अगर दो पैरेलल लाइंस हों तो तीसरी अगर लाइन उनको कट करे तो ये वाले एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल अगर लैम्डा है तो फिर ये वाला एंगल भी किसके बराबर होगा? ये वाला एंगल, ये भी लैम्डा के बराबर होगा। अच्छा, अब देखें, हमें ये वाला एंगल पहले कैलकुलेट करना है कि ये वाला एंगल जो है ये किसके बराबर आएगा। ये देखें, ये सीधा परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक ये हो गया टोटल 90 और ये लैम्डा है। तो ये वाला एंगल किसके बराबर आ गया? ये वाला, ये आ गया 90 माइनस लैम्डा। ये 90 माइनस लैम्डा और ये किसके बराबर है? 90 के बराबर। तो ये एंगल किसके बराबर आ जाएगा? फिर ये लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। अब ये वाला एंगल अगर लैम्डा है तो ये देखें, ये एक लाइन जो है, ये एक लाइन है। अगर ये वाला एंगल लैम्डा है तो ये वाला भी एंगल किसके बराबर होगा? लैम्डा के बराबर। तो ये एंगल लैम्डा है तो ये वाला एंगल भी किसके बराबर होगा? लैम्डा के बराबर। तो इस एंगल की हमें जरूरत थी, वो एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल DNG, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल DNG, इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं तो DN कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो ये लैम्डा है, ये 90, ये बेस बना, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, DN ओवर DG किसके बराबर आएगा? DN ओवर DG, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये बराबर होगा कॉस ऑफ लैम्डा के, इज इक्वल टू कॉस ऑफ लैम्डा। तो DN किसके बराबर आ गया? DN बराबर आया DG कॉस ऑफ लैम्डा। अब DG कैलकुलेट करना है। व्हाट इज DG? यहां से लेकर यहां तक ये DG, ये कैलकुलेट करना है। ये DG किसके बराबर होगा? AG माइनस
ए डी इज इक्वल टू डी जी किसके बराबर होगा? डी जी तो देखिए ये डी जी, ये तो आर्क लेंथ भी तो नहीं बन रही, आर्क लेंथ भी बन रही है, तो ये क्यों ना हम इसको आर्क लेंथ की मदद से कैलकुलेट कर लें। डी जी इज इक्वल टू, ये तो आर्क लेंथ बनी ना, डी जी आर्क लेंथ, आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है? एल इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। अब इसका जो है रेडियस कितना है? बी, और एंगल कितना है? लैम्डा। तो डी जी किसके बराबर आ गया? बी लैम्डा के बराबर आ गया, जो कि लेंथ डी जी के बराबर होगा। तो स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, डी एन किसके बराबर आ गया? डी एन इज इक्वल टू बी डी कॉस ऑफ लैम्डा। लो जी, डी एन जो है ये मैं कैलकुलेट करने में कामयाब हो चुका हूं। अब अगर मैं किसी तरीके से ए ई कैलकुलेट कर लूं तो ये दोनों वैल्यूज मैं यहां पे पुट करूंगा तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ वी फाइंड ए ई। नाउ वी फाइंड ए ई। अब हम ए ई को फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ए ई डी। ए ई डी राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ए ई ओवर ए डी किसके बराबर होगा? ए ई ओवर ए डी बराबर होगा कॉस ऑफ लैम्डा के। तो ए ई किसके बराबर आ गया? ए ई बराबर आया, ए ई इज इक्वल टू ए डी कॉस ऑफ लैम्डा। अब ए डी कैलकुलेट करना है। ए डी यहां से लेकर यहां तक लेंथ, ए डी किसके बराबर होगा? ए जी में से डी जी माइनस कर दे, ए जी में से डी जी माइनस कर दे इनटू कॉस ऑफ लैम्डा। अब ए जी किसके बराबर है? बट ए बी की लेंथ 2a है ना, इसकी लेंथ 2a, तो ए जी उसका हाफ हो जाएगा, चूंकि मिड पॉइंट पे ऊपर अमल कर रहा है तो इसकी लेंथ किसके बराबर आ जाएगी? हाफ, ए के बराबर आ जाएगी। तो ये फिर किसके बराबर आ गया? ए माइनस डी जी आपने कैलकुलेट किया था बी लैम्डा कॉस ऑफ लैम्डा, बी लैम्डा, सॉरी डी जी आपने कैलकुलेट किया हुआ है बी लैम्डा, बी लैम्डा कॉस ऑफ लैम्डा आ गया जी। ठीक हो गया जी, राइट। ए जी की जगह पे आ गया ए, डी की जगह पे आ गया बी लैम्डा, ये कॉस लैम्डा एज इट इज। अब ये जो वैल्यू आई है ए ई की, इसका नाम हम रख देते हैं, ये नंबर 2 है, इसका नाम नंबर 3 रखते हैं। पुट 2 3 in 1, 2 3 in नंबर 1। तो देखें W किसके बराबर आया फिर? W1 इज इक्वल टू W इंटू डी एन की जगह पे आ गया बी लैम्डा, डी एन की जगह पे आ गया बी लैम्डा कॉस ऑफ लैम्डा ओवर ए ई की जगह पे क्या आ गया? ए माइनस बी लैम्डा कॉस ऑफ लैम्डा। ये कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, चेक करते हैं जरा उसको। ये ए डी है तो यहां पे ब्रैकेट आनी चाहिए थी, जो कि हमने नहीं लगाई, यहां पे ब्रैकेट आएगी, ठीक। तो फिर ये कॉस लैम्डा जो है ये ब्रैकेट से बाहर आएगा, तो फिर ये कॉस लैम्डा ब्रैकेट से बाहर आएगा। इस सूरत में ये कॉस लैम्डा से कैंसिल होगा और W1 वेट किसके बराबर आ गया? वेट बराबर आ गया W बी लैम्डा ओवर ए माइनस बी लैम्डा। यही आपने साबित करना था। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।